हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSLG में 6 अप्रैल हाइलाइट्स न्यूज़ के साथ। इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे 6800 लिस्ट वालों की सीएम योगी से मुलाकात जल्द। उत्तरकुंजी मामले में नियुक्ति के अंतिम विकल्प पर चर्चा करेंगे। वहीं ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, 51,112 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मंजूरी को लेकर के बड़ी अपडेट। वहीं बीएड को लगा बड़ा झटका, आदेश हुआ है जारी। ओबीसी आयोग रिपोर्ट कोर्ट में सुनवाई आज। वीडियो री एग्जाम डेट से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, क्या है खबर, सभी कुछ समझेंगे विस्तार से। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की पहली खबर के अंतर्गत सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के लिए याचिका दाखिल। उच्चतर शिक्षा आयोग को करनी है 907 पदों पर भर्ती। खबर को समझते हैं विस्तार से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उच्चतर शिक्षा आयोग प्रयागराज की तरफ से 907 सहायक आचार्य भर्ती की लिखित परीक्षा व साक्षात्कार कराने और आयोग में अध्यक्ष तथा एक सदस्य का पद रिक्त होने के बावजूद बिना बाधा भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। प्रकरण में अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने चित्रकूट के महेंद्र सिंह, जौनपुर के ऋतुराज यति, प्रयागराज के रजत सिंह व संत कबीर नगर के उमेश कुमार श्रीवास्तव की याचिका की सुनवाई के दौरान दिया है। याचिका ने अधिवक्ता ने बताया कि आयोग में इस समय मात्र 2 सदस्य कार्यरत है। अध्यक्ष व एक सदस्य का कार्यकाल पूरा हो चुका और रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं की गई। 8 जुलाई 2022 को आवेदन मांगे गए थे। आयोग में पद रिक्त होने के कारण भर्ती रोक दी गई। यह अभ्यर्थी याचियों के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। धारा 13(1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करना बाध्यकारी है, क्योंकि कुछ पद खाली होने मात्र से आयोग समाप्त नहीं होता है। आयोग को परीक्षा व साक्षात्कार कराने का अधिकार है। यह 90,000 अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और जीवन के अधिकार का हनन है, साथ ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। इसलिए आयोग के 2 सदस्यों को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिया जाए और जो भी ये सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया है इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली प्रमुख खबर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे अग्निवीर ऑनलाइन परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। अग्निवीर ऑनलाइन परीक्षा 17 से 26 तक। सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा की तारीख जारी कर दी गई। परीक्षाएं 17 से 26 अप्रैल के बीच वाराणसी और गोरखपुर के 15 केंद्रों पर 3 शिफ्ट में होंगी। सेना भर्ती कार्यालय वाराणसी के निदेशक कर्नल ऋषि दुबे ने बताया कि वाराणसी में कुल 11 और गोरखपुर में 4 सेंटर बनाए गए हैं। 17 और 18 अप्रैल को परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र सेना की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अन्य अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड 3 दिन में अपलोड कर दिए जाएंगे। इस बार वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर से 43,908 आवेदन आए हैं। ईआन डिजिटल जोन ID Z69 चौक, पार्वती डिजिटल जोन बसारतपुर, बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी GIDA गोरखपुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर तुरा बाजार, पिपराइच रोड को सेंटर बनाया गया है। तो ये थी अग्निवीर भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। आज की अगली प्रमुख खबर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे एलटीगेट शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। एलटीगेट शिक्षक भर्ती की वेटिंग लिस्ट के लिए अड़े अभ्यर्थी। एलटीगेट शिक्षक भर्ती 2018 की द्वितीय सूची यानी वेटिंग लिस्ट के लिए अभ्यर्थी अड़े हुए हैं। इस मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के तहत लगातार चौथे दिन बुधवार को भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर प्रतियोगियों का क्रमिक अनशन जारी रहा। हालांकि आयोग की ओर से यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि आयोग की भर्ती परीक्षाओं में वेटिंग लिस्ट जारी किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। वहीं मोर्चा अध्यक्ष विकी खान ने कहा कि जब तक द्वितीय सूची जारी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अनशन के बाद प्रतियोगी छात्र शहर पश्चिमी के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह के आवास पर पहुंचे और उन्हें ज्ञापन देकर मांग की नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में ही बनाया जाए। इस मौके पर मोर्चा के प्रदेश संयोजक अनिल उपाध्याय सहित कृपाशंकर निरंकारी, अंजनी कुमार पांडे, लकित दुबे आदि मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें, नई एलटीगेट शिक्षक भर्ती का भी मुद्दा इस क्रमिक अनशन में है और उसको भी लगातार साथियों के द्वारा उठाया जा रहा है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं, जब तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हो जाता तब तक किसी भी प्रकार की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी, एलटीगेट शिक्षक भर्ती या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का नया विज्ञापन नहीं जारी किया जाएगा। यानी अब सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियां उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही होंगी। तो इसलिए आप सभी को इंतजार करना पड़ सकता है। अब देखते हैं आज की अगली प्रमुख खबर।
साथियों वहीं अब आपको बता दें प्रमोशन को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही। परिषदीय शिक्षकों की वरिष्ठता सूची अपलोड, 11 तक दर्ज होंगी आपत्तियां। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की वरिष्ठता सूची एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड कर दी गई। इस पर शिक्षक 11 अप्रैल तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए शिक्षकों को निर्धारित पोर्टल पर मानव संपदा आईडी और मोबाइल नंबर भरना होगा। इसके बाद उन्हें एक ओटीपी मिलेगा। इसे भरने के बाद वे लॉगिन कर आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि इसके बाद 12 से 15 अप्रैल तक उनकी आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसे 17 अप्रैल तक एनआईसी पोर्टल पर दिखाया भी जाएगा। वहीं 19 अप्रैल को वरिष्ठता सूची का प्रकाशन होगा। 21 अप्रैल को शिक्षकों का वरिष्ठता क्रमांक दर्ज किया जाएगा। इसी क्रम में अप्रैल के अंत में जिले के अंदर स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू किया जाना प्रस्तावित है। अब देखना है कि स्थानांतरण और प्रमोशन की प्रक्रिया जो है वो 30 अप्रैल तक प्रस्तावित है। पूरी करने को लेकर के क्या जिस तरीके से पूर्व में कई बार डेटें बढ़ती नजर आई हैं, क्या प्रमोशन और स्थानांतरण की अंतिम डेट जो है वो भी आगे बढ़ेगी? जो भी अपडेट इससे जुड़ी हुई होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अब मूव कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 2 दिनों से लगातार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक्शन मोड में नजर आए हैं। सभी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने को लेकर के। हालांकि कल उनकी तरफ से जो कैबिनेट मीटिंग रखी गई थी उसमें 22 में से 13 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। और जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि विभिन्न योजनाओं के बजट व्यय की बनाई कार्य योजना प्रदेश के स्कूल अपग्रेड किए जाएंगे। 3 माह में शिक्षा पर 700 करोड़ खर्च करेगी सरकार। योगी सरकार ने आगामी 3 माह में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर 750 करोड़ से ज्यादा के बजट कर खर्च करने की कार्य योजना बनाई। ये राशि इन तीनों ही विभागों में पहले से ही जारी या नई योजनाओं पर खर्च की जाएगी। इनमें कई योजनाएं केंद्र द्वारा प्रायोजित हैं जिन पर केंद्र सरकार द्वारा बजट की किस्त जारी होने और प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद व्यय किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने विभिन्न योजनाओं पर 121 करोड़ के बजट व्यय की कार्य योजना बनाई तो उच्च शिक्षा विभाग ने 20 करोड़ से अधिक राशि के खर्च की कार्य योजना प्रस्तुत की है। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 6,000 करोड़ से ज्यादा के बजट की प्राप्ति के आधार पर बेकानुमान जताया। अपने दूसरे कार्यकाल में सीएम योगी समय सीमा में लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी। नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही एक बार फिर से सभी विभागों को 3 माह की कार्य योजना पर काम करने का निर्देश दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा के लिए 510 करोड़। बेसिक शिक्षा विभाग ने 121 करोड़ से अधिक बजट के व्यय की कार्य योजना प्रस्तुत की। बेसिक शिक्षा विभाग को पीएम श्री योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार से 510 करोड़ रुपए का बजट प्राप्त होना है। विभाग ने शुरुआती 3 माह में इस योजना के तहत 73.10 करोड़ की धनराशि व्यय करने की कार्य योजना बनाई है। वहीं आपको बता दें पीएम श्री के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के तहत देश भर के लगभग 14,500 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना है। स्कूलों को सौर पैनलों, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट के साथ ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस लाइब्रेरीज एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विभाग को 300 करोड़ का बजट प्राप्त होना है। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री योजना में 390 करोड़ का बजट मिलना है। इसके अलावा सेल्फ फाइनेंस्ड स्कूलों में अध्ययनरत एक अभिभावक की दूसरी पुत्री की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति के लिए विभाग को 5 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। तो साथियों आप सभी को बता दें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के अलग से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं जारी किया गया है कैबिनेट मीटिंग में और न ही कोई इसको लेकर के अभी अलग से बजट आवंटित किया गया है। हालांकि जो बेसिक शिक्षा विभाग के लिए 510 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है, हो सकता है इसमें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के आयोजन का भी प्रावधान हो। और आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या यूपी टेट हो या कोई भी नई शिक्षक भर्ती हो, उसका आयोजन अब तभी होगा जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन पूरा नहीं हो जाएगा। उम्मीद जो है जानकारी और उम्मीद यही है कि 2 माह के अंदर जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने मूर्त रूप में आ जाएगा और उसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग पहले यूपी टेट का आयोजन कराएगा और यूपी टेट के 2 महीने के बाद जो है सुपर टेट के विज्ञापन पर आप सभी को अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से सरकार एक्शन में नजर आ रही है और सभी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया 2024 तक पूरी करने का जो टारगेट बना करके रखा है मार्च 2024 तक, क्या उसके अंतर्गत जो सरकार स्वीकार करती है बेसिक शिक्षा विभाग में 63,000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी करेगी या अभी और प्रशिक्षुओं को इंतजार करना पड़ सकता है। जो भी इससे जुड़ी अपडेट होगी वो आप सभी को चैनल के माध्यम से समय समय पर देते रहेंगे। फिलहाल आप सभी को बता दें कैबिनेट में 51,112 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के कोई स्पष्ट फैसला नहीं लिया गया है जिससे अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं उम्मीद जगी हो। हालांकि उम्मीद यही जगी है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन पर जिस तरीके से तुरंत कार्रवाई देखने को मिल रही, उससे उम्मीद यही है कि साल के अंत तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आप सभी को देखने को मिलेगा। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ।
आप सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश को डिस्कस करते हैं, जो कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में भी इसका रोल इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और क्या है आदेश, जानते हैं विस्तार से। योग्य को मौका मिले, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण पॉलिसी का मकसद किसी मेधावी स्टूडेंट को नौकरी के अवसर को नकारना नहीं है, चाहे कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि जनरल कैटेगरी को सीट पर नौकरी सबके लिए ओपन है, उसमें रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट भी शामिल हैं। जनरल कैटेगरी की सीट पर लगभग सभी मेरिट के आधार पर योग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यू ललित को अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं कि मेरिट वाले स्टूडेंट को नौकरी के अवसर से वंचित किया जाए, अगर वो रिजर्व कैटेगरी के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि सीट भरे जाने का ऐसा तरीका होना चाहिए कि मेरिट को तरजीह दी जाए, योग्य कैंडिडेट को रखा जाए, वह किसी भी जाति और कैटेगरी के क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन के तहत प्रतिनिधित्व वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से होना चाहिए। इसके लिए जड़ता नहीं होनी चाहिए। यह इतना जटिल नहीं हो सकता है कि मेरिट वाले कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में आने का रास्ता ही बंद हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिक्स कोटा लाभ को ध्यान में रखते हुए सीट मेरिट के आधार पर बनना चाहिए और इसके लिए मेरिट को तरजीह दी जानी चाहिए, जो कैंडिडेट किसी भी जाति या रिजर्व कैटेगरी के क्यों ना हो। अगर ऐसा किया जाएगा तो इसका परिणाम ये होगा कि प्रत्येक समुदाय अपने ही सीमा में सीमित हो जाएगा और मेरिट नज़रअंदाज हो जाएगा। जनरल कैटेगरी सभी के लिए ओपन है और इसके लिए क्राइटेरिया सिर्फ एक है और वह है योग्यता, चाहे कैंडिडेट किसी भी रिजर्व कैटेगरी से क्यों ना आता हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है कि जब भी पोस्ट को भरा जाए तो कैंडिडेट की योग्यता को देखा जाए। रिजर्वेशन को समान श्रेणी में योग्य उम्मीदवार के अवसर को खत्म करने के नियम की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसे में ओपन कैटेगरी सभी के लिए होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल कर आया है नियुक्ति के मामले में और 69,000 शिक्षक भर्ती से कहीं ना कहीं इसका सीधा सा संबंध देखने को आप सभी को मिल सकता है। जो डीबी में याचिका गई है वो उसके लिए ये आदेश नज़ीर साबित हो सकता है। जनरल कैटेगरी से ज़्यादा नंबर लाए थे, क्या है मामला। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा मामले में 21 महिला कैंडिडेट के फेवर में आदेश पारित किया। उन्होंने जनरल कैटेगरी के महिला कैंडिडेट के द्वारा लाए गए नंबर से ज़्यादा नंबर पाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि वह इन कैंडिडेट्स को पुलिस कांस्टेबल के तौर पर नियुक्ति करे। कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि स्पेशल कैटेगरी में कम मेरिट वाले कैंडिडेट के जरिए नहीं भरा जा सकता, इसके बजाय SC ST और OBC श्रेणी के योग्य कैंडिडेट को इसके लिए इजाज़त दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि जनरल कैटेगरी सीट पर नौकरी सबके लिए ओपन है। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट ने जनरल कैंडिडेट से ज़्यादा नंबर लाया है तो उन्हें जनरल के तहत नौकरी दी जानी चाहिए। अब देखना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी अपने मामले में इस फैसले को किस तरीके से उपयोग में करते हैं। हालांकि ये एक बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्ति मामले में। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले एक और बड़ी खबर, OBC आयोग की रिपोर्ट ही कोर्ट में हो गई तलब, सुनवाई उस पर है आज। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में OBC रिजर्वेशन को लागू करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो नया राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था उसकी रिपोर्ट को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और उस पर आज सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आरक्षण संबंधी सूचना को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निकाय चुनाव के लिए गठित यूपी स्टेट लोकल बॉडीज डेडिकेटेड बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट को तलब कर लिया है। न्यायालय मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने लखीमपुर खीरी के विकास अग्रवाल की याचिका पर पारित किया है। याचिका में नगर पंचायत निकासन सीट आरक्षित किए जाने को चुनौती दी गई है। याचिका अधिवक्ता ने दलील दी कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, वहीं सूची के लिए संपर्क नहीं किया गया है। अपर महाधिवक्ता कुलदीप त्रिपाठी ने दलील दी है कि याची ने पिछड़ा वर्ग की सूची प्राप्त करने के लिए किसी से संपर्क नहीं किया। इस पर याची की ओर से बताया गया कि वह कई बार जिलाधिकारी कार्यालय में अनुरोध कर चुका, लेकिन उसे सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है। अब देखना है कि आज की कोर्ट सुनवाई में OBC आयोग की रिपोर्ट पर क्या फैसला निकलकर सामने आता है। जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ, जो है वीडियो री एग्जाम से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। साथियों, आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश में वीडियो 2018 री एग्जाम डेट को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि जो यूपी SSC की तरफ से आयोजित की जाने वाली परीक्षा को लेकर के है। आप सभी लोग जानते हैं वीडियो 2018
के एग्जाम को कैंसिल करते हुए एक बार पुनः इस पर एग्जाम कराने की तैयारी यूपी की तरफ से की जा रही है। और अब आपको बता दें जो एग्ज़ाम डेट के बारे में ऑफिशियल जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि 17 से 18 जून में आप सभी को वीडियो एग्ज़ाम डेट लगी हुई है और इसमें एग्ज़ाम होता नज़र आएगा। ये 100% पक्का माना जा रहा है, यानी 17 और 18 जून में आप सभी को वीडियो एग्ज़ाम जो है होता नज़र आएगा। इसके लिए जल्द ही ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी यूपी की तरफ से। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगी आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सभी अभ्यर्थी इससे जो जुड़े हुए हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण खबर है और आप सभी लोग अपनी तैयारी को फोकस करें। जून माह में 100% आप सभी की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं उत्तर कुंजी मामले में आज की बड़ी खबर। तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के प्रकरण मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद और हाई कोर्ट की लगातार कंटेम्प्ट याचिकाओं की सुनवाई के बावजूद भी बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार की तरफ से आंसर के प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और न ही इनकी नियुक्ति प्रक्रिया के प्रोसेस को बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आगे बढ़ाया गया है। अब उत्तर कुंजी वाले अभ्यर्थियों के पास मात्र एक अंतिम विकल्प ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन को कराने के लिए कंटेम्प्ट फाइल करने वाले हैं। अब यही एकमात्र अंतिम विकल्प बचा है। अगर सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थी पहुंच गए और कंटेम्प्ट फाइल करते हैं आदेश के अनुपालन को लेकर के, तो वहां से आपको बता दें बेसिक शिक्षा विभाग को एक बड़ा आदेश निर्गत किया जा सकता है आंसर के प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर के। आप सभी को बता दें इनकी नियुक्ति प्रक्रिया इस रुकने का प्रमुख कारण है धारा 156 कोर्ट आर्डर। धारा 156 का जो कोर्ट आर्डर आया है वो सरकार के खिलाफ आया है और बेसिक शिक्षा विभाग के खिलाफ आया है, इसलिए आंसर के प्रकरण वालों की नियुक्ति प्रक्रिया भी रुकी हुई है। आपको बता दें अगर अंतिम विकल्प के रूप में आंसर के प्रकरण वाले अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां से कंटेम्प्ट पर आर्डर आता है तो बेसिक शिक्षा विभाग को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी ही पड़ेगी। अब देखना ये क्या अंतिम विकल्प के रूप में आंसर के प्रकरण वाले अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट लेकर के जाएंगे या अभी और इंतजार करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग की कार्रवाई का। जो भी अपडेट होगी इससे जुड़ी हुई आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। बात कर लेते हैं 6800 चयन सूची पर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सिंगल बेंच की तरफ से 6800 लिस्ट को कैंसिल कर दिया गया, लेकिन 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों ने हार नहीं मानी। लगातार उनका संघर्ष और प्रयास जारी है। इसी क्रम में कल 2 बड़ी मुलाकातें हुई। हालांकि SCRT पर जो मुलाकात हुई है वहां अधिकारियों की तरफ से केवल आश्वासन मिला है और कहा है बेसिक शिक्षा विभाग आप सभी का जो सिंगल बेंच का आर्डर है उसका विधिक ऑब्जर्वेशन कर रहा है। ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होगा, AG महोदय के साथ मीटिंग होने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा और जो भी फैसला लिया जाएगा वो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हितों में लिया जाएगा। कहीं ना कहीं उन्हें केवल एक लंबा आश्वासन ही दिया है, कोई ठोस कार्रवाई करने के लिए इस पे आगे की कार्रवाई नहीं की है। वहीं 6800 लिस्ट वालों की CM योगी से मुलाकात को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। 6800 में चयनित कुछ साथियों के द्वारा कल आजमगढ़ में 6800 की तरफ से शानदार मीटिंग रही और जो सफल रही। मीटिंग में माननीय सांसद निरहू यादव जी से 7 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी से मिलवाने के लिए रखी गई थी। मीटिंग में मुख्य रहे कमलेश प्रधान जी, राकेश जी, भाई चट्टान जी उपस्थित रहे। मीटिंग में भाइयों का उत्साह देखकर दिल काफ़ी गदगद हो गया, लेकिन मीटिंग में भीड़ देखकर लगता है कि माननीय अमित शाह जी अपना कार्यक्रम छोड़कर इसी को अटेंड करेंगे और घर जाकर नियुक्ति पत्र देंगे। आजमगढ़ के सोए वीर हीरो को आभार व तहे दिल से धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें आजमगढ़ टीम की तरफ से निरहू जी से मुलाकात की गई और मुलाकात में जो है वो अपना प्रस्ताव रखा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात कराई जाए 6800 चयनित साथियों की और उस पर आगे की कार्रवाई विजय भाई के द्वारा शुरू कर दी गई। 6800 चयन सूची में चयनित आरक्षित वर्ग के वो सभी अभ्यर्थी जिनका जो है मेरिट लिस्ट 65.50 प्लस है वो सभी लोगों का डिटेल कलेक्ट किया जा रहा है और उनका एक समूह बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के लिए प्रतिनिधिमंडल के रूप में भेजा जाएगा और वहां अपनी बात रखी जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से अभ्यर्थी खुश नज़र आ रहे हैं निरहू जी से मुलाकात के बाद, तो उन्हें पूरी तरीके से आश्वासन यही मिला होगा कि 7 अप्रैल को आप सभी की मुलाकात करवा दी जाएगी माननीय मुख्यमंत्री जी से। अब देखना यह है कि 7 अप्रैल परसों है और क्या परसों 6800 चयन सूची के जो अच्छे गुणांकधारी अभ्यर्थी हैं उनका प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिल पाएगा। अगर मुख्यमंत्री से मुलाकात होती तो मुख्यमंत्री जी का क्या आश्वासन रहता है या क्या एक्शन लिया जाएगा 6800 चयन सूची के अभ्यर्थियों के साथ या उनके फेवर में। जो भी अपडेट इससे जुड़ी हुई होगी आप सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है कि क्या हो पाएगी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात। अगर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो पाती है तो उम्मीद करेंगे कि 6800 जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके फेवर में मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई बड़ा डिसीजन देखने को मिल सकता है। जो भी अपडेट होगी इससे जुड़ी हुई आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करते रहेंगे। ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें।
वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।